जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग मेंटल एप्टीट्यूड के कुछ प्रश्न लेकर हम लोग आए हैं और हम लोग आज इन प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें 40 प्लस प्रश्न हैं इस पीडीएफ में, जो आप लोगों को अभी हाल ही में हम आगे कराने वाले हैं वीडियो में। उससे पहले कुछ ज़रूरी जानकारी आप लोगों को देनी थी। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो में कराए गए प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोगों को टेलीग्राम पर जा करके मास्टर ट्रिक स्टडी सर्च करना है। वहाँ पर आपको हमारा चैनल दिख जाएगा और आप लोग वहाँ पर जा करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। और हाँ, वीडियो के अंत में आप अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे और ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करिएगा, ताकि इस तरह के प्रश्न आप लोगों को कंटिन्यू करवाए जा सकें, जिससे आप लोगों का अधिक से अधिक रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, बिना ब्रेक के, बिना कोई टाइम को वेस्ट करते हुए आप लोगों को ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको करवा देते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न है, थोड़ा ब्लर हो रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि जनहित याचिकाओं से जुड़ी निम्नलिखित घटना को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटित घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटित घटना तक। दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है कि जनहित याचिकाओं से जुड़ी ये घटनाएं हैं, इनको कालक्रम के अनुसार हम लोगों को बांटना है। जो सबसे पहले घटित हुई है उसको सबसे पहले, और जो सबसे अंत में घटित हुई है उसको सबसे अंत में रखना है। तो दोस्तों, आप लोगों को इनका समय याद करना है, यानी कि इनकी एक सन याद करनी है। जो दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर बता देते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इसका एक्सप्लेनेशन है कि जनहित याचिकाओं से संबंधित उनके कालक्रम निम्नवत हैं। इसमें नंबर 1 पर है आपातकाल। आपातकाल 1975 में ये घटना होती है, और आपातकाल जो घटना 1975 में होती है, वहीं दूसरी घटना हुसैन आरा खातून बना बिहार राज्य, ये 1979 में होती है। वहीं ऑप्शन नंबर सी MC मेहता बनाम भारत संघ, ये 1986 में होती है। कुछ इस तरह से ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं A, B और फिर C। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा अधिवक्ता जो जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए प्रसिद्ध है। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा अधिवक्ता है जो जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए प्रसिद्ध है। जिनकी याचिकाओं में प्रमुख है अभियुक्त प्रतिनिधियों को संसद पद से खारिज करना। जिसकी याचिकाओं में प्रमुख क्या है कि अभियुक्त प्रतिनिधियों को संसद पद से खारिज करना, और दूसरी शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाना इत्यादि। यानी कि वह कौन सा अधिवक्ता है जिसने जनहित याचिकाएं दायर की, कौन प्रसिद्ध है वो। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ऑप्शन नंबर बी लिली थॉमस। ऑप्शन नंबर सी जिया मोदी। ऑप्शन नंबर डी इंदिरा जय सिंह। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। तो दोस्तों, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता, ये उच्चतम न्यायालय की पुष्पा कपिला हिंगोरानी कौन थी? उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता थी, जो पुष्पा कपिला हिंगोरानी इनका नाम है। पुष्पा कपिला हिंगोरानी इनका नाम है। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा कपिला हिंगोरानी जनहित याचिका दायर करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अभियुक्त प्रतिनिधियों को सांसद पद से खारिज करना, और दूसरी शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाना इत्यादि इनकी प्रमुख याचिकाएं हैं। क्वेश्चन दोस्तों दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि अभियुक्त प्रतिनिधियों को सांसद पद से खारिज करना तथा दूसरी शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाना निम्नलिखित में से किसकी याचिकाएं हैं। तो इस तरह से ऑप्शन दिए जा सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुष्पा कपिला हिंगो रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों, जान लेते हैं कि किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। जनहित याचिकाओं की जननी किसे कहा जाता है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक यानी कि 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हों। यानी कि जनहित याचिकाओं की वो जननी कौन है जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की, जिनमें प्रमुख है, जिनकी याचिकाओं में क्या प्रमुख है? प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड। जिनकी याचिकाओं में एक कांड, कौन सी याचिका थी? कि प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड, तथा दूसरी याचिका एक प्रमुख है विचाराधीन कैदी मामला। तो दोस्तों इसके आप लोगों को स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहे होंगे। लिली थॉमस, पहला ऑप्शन है लिली थॉमस, या ऑप्शन बी इंदिरा जयसिंह, या ऑप्शन सी पुष्पा कपिला हिंगोरानी, या ऑप्शन डी हुसैन आरा खातून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पुष्पा कपिला हिंगोरानी। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने पुष्पा कपिला हिंगोरानी के बारे में जाना कि ये जो है एक बड़ी वरिष्ठ अधिवक्ता थी। जनहित याचिका दायर की इन्होंने, 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की, जैसे कि आप प्रश्न नंबर 3 में देख रहे हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी, क्वेश्चन में भी आपने देखा और एक्सप्लेनेशन में भी बता रहा है। इसका मतलब ये जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इनके द्वारा जो है 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की, और प्रख्यात, आगे हम लोग देख लेते हैं, और प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड, प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला इनकी प्रमुख याचिकाएं हैं। वर्ष 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तैयार कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कि हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक जनहित याचिका मामला था, जिसने कि जेलों में अमानवीय परिस्थितियों पर ध्यान दिया। जिसने जेलों में क्या किया कि अमानवीय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया, और इस मामले के परिणाम स्वरूप सुनवाई के तहत 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा किया गया। क्या यह सही है? सही कौन सा नहीं है, इनमें से हमें वो वाला छांटना है। ऑप्शन नंबर बी है कि नागरिक बनाम असम राज्य, नागरिक बनाम असम राज्य। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है कि परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था, जिसने यह घोषित करने की मांग की थी कि चिकित्सा पेशे के हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि हर घायल व्यक्ति को किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता का इंतजार किए बिना जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता दें। ये किस में कहा गया है? परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार में कहा गया है। तो ये क्या सही है या नहीं सही है, ये हम लोग एक्सप्लेनेशन में जानेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है देखिए। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि MC मेहता बनाम भारत सरकार, ये याचिका क्या कहती है? ये एक जनहित याचिका मामला था जिसने गंगा जल प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करने की मांग की। ये इनमें से 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी कौन सा गलत है? कि नागरिक बनाम असम राज्य, ये जो याचिका थी ये जो गलत है। क्या गलत है इसमें देखिए, हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जनहित याचिकाओं के बारे में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। वो है ऑप्शन नंबर बी। इसमें सही क्या है कि लोकतंत्र के लिए नागरिक बनाम असम राज्य एक जनहित याचिका मामला था, जिसमें जीवन के अधिकार के तहत त्वरित न्याय के अधिकार की एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी करने की मांग की है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ गए हों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हम लोग भी ये भी देख लेते हैं दोस्तों कि गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी। दोस्तों अभी हम लोगों ने हाल ही में ऊपर पढ़ा है कि निम्नलिखित में से कि कौन सी याचिका थी, कि गंगा नदी के प्रदूषण से रिलेटेड कौन सी याचिका थी, ये हमने अभी शुरू में पढ़ा है। यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कि ऑप्शन ए है SP गुप्ता बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम भारत संघ, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी में दोस्तों क्या कहा गया है ये देखते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन डिटेल इसका पढ़ लेते हैं।
MC मेहता बनाम भारत संघ याचिका का संबंध गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या के समाधान से है। जनहित याचिका का विचार सर्वप्रथम अमेरिका में आया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा दोस्तों कि जनहित याचिका का जो विचार है सर्वप्रथम कहाँ आया था? अमेरिका में आया था। तब वहाँ पर इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से जाना जाता है। भारत में जनहित याचिका P.N. भगवती ने प्रारंभ की थी। ये याचिकाएं लोकहित भावना पर कार्य करती हैं। ये ऐसे न्यायिक उपकरण हैं जिनका लक्ष्य जनहित प्राप्त करना तथा तीव्र एवं सस्ता न्याय एक आदमी को दिलवाना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है दोस्तों, देख लेते हैं कि किसी जनहित याचिका के मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये दो कथन दिए गए हैं, इनमें से दोनों कौन से सही हैं न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में? तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है कि न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है। न्यायालय के मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि उस मामले की छानबीन करें और रिपोर्ट जमा करें। यानी कि दोस्तों न्यायालय जो है वो मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह जो है उस मामले की छानबीन करे। कौन? एक समिति या आयुक्त जो है उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। तो ये ऑप्शन सही है या गलत, ये हम लोगों को जानना है। ऑप्शन बी क्या कहता है दोस्तों? समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार हैं, समिति या आयुक्त जो समिति बनाई गई है या फिर जो आयुक्त नियुक्त किया गया उसको ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वे शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। तो क्या ये दोनों सही हैं या गलत हैं, ये हम लोग इसमें जानना है दोस्तों। ऑप्शन ए, क्या ये केवल ए सही है? ऑप्शन बी, केवल बी सही है? ऑप्शन सी कि ए और बी दोनों ही नहीं सही हैं? या ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, ए और बी दोनों ही सही हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन क्या है जो देख लेते हैं दोस्तों कि किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है ताकि वह इस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। साथ ही साथ समिति अथवा आयुक्त के ये अधिकार भी दिए जा सकते हैं कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग देख लेते हैं कि इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में पहुंची जनहित याचिका PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, इसने 40,000 से भी अधिक अभियोगाधीन कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया। सरकार ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित मानदंडों पर अमल किया जाना चाहिए ताकि कैदियों के बुनियादी मानव अधिकारों की पवित्रता का सम्मान किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी, अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि इसमें सरकार को देश के पर्यावरण में सुधार लाने की दिशा में काम करने का दिशा निर्देश दिया है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर होने वाला है ये हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी केस को मंडल विवाद पर फैसले के रूप में जाना जाता है। 1992 में इंदिरा साहनी का केस को जो है वो मंडल विवाद के फैसले के रूप में जाना जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ापन की कसौटी बना दी थी। साथ ही इसे तय करने के लिए एक नई व स्वतंत्र संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्माण का आदेश भी दिया गया था। ज्ञात हो कि इसके बाद से आरक्षण के मामले भी सिफारिश इसी संस्था के जरिए होती है। इसी केस में अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है। अब तक की हमारे चैनल पर दोस्तों यानी कि आपके अपने मास्टर टेक स्टडी के परिवार के द्वारा जो है परिवार को यानी कि चैनल पर कोई भी इतना लंबा वीडियो नहीं डाला गया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। आगे अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा दोस्तों। इसी तरह से हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से
आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न कराने वाले हैं मेंटल एप्टीट्यूड के। और आगे अगर वीडियो लाई जाएगी तो उसमें कोशिश किया जाएगा दोस्तों कि कम से कम समय में आप लोगों को जो है प्रश्नों को कराया जा सके, ताकि आप लोगों का समय नष्ट ना हो। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा और आपको लिंक दे दी जाएगी, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जा करके मास्टर ट्रिक स्टडी सर्च करिएगा, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।